अगला अध्याय। अध्याय 31 शीर्ष 10 बीज। छोटे बच्चों, चूंकि तुम सब लगभग यहाँ आ चुके हो तो मैं अपना परिचय दूंगा। आज से मैं तुम्हारा प्रभारी शिक्षक बनूंगा। मैं अगले साल के लिए पूर्वी अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स में प्रतीक्षा सूची में सभी शिष्यों की साधना और परीक्षा से संबंधित सभी मामलों का प्रभारी हूँ। मेरा नाम वांग ज्यूफेग है और मैं तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का तीसरी पीढ़ी का शिष्य हूँ। यह सुनकर दाढ़ी वाले हटे कट्टे आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। किशोरों को यह मुस्कान बहुत ही क्रूर लग रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रभारी शिक्षक के सफेद दांत तीखे और घने चाकू जैसे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे बच्चों, मेरा विश्वास करो, तुम जल्दी ही इस नाम को अच्छी तरह याद कर लोगे। इस बिंदु पर हर कोई कांपने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसे प्रभारी शिक्षक का सामना करने के बाद ये संभावना थी कि अगले वर्ष उन्हें कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि आप सभी को पहले से ही पता है कि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर आइए 2 दिनों में होने वाली 5 अकादमियों के बीच प्रतियोगिता के बारे में बात करते हैं। वांग झुओफेंग ने बोलते हुए अपनी घनी दाढ़ी को छुआ। उन्होंने आगे कहा, सच बताऊं तो मुझे 5 अकादमियों के बीच पहली प्रतियोगिता से कोई खास उम्मीद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट हमेशा औसत क्षमता या सबसे मजबूत मुकाबला क्षमता के मामले में सभी 5 अकादमियों में सबसे कमजोर रही है। ऐसे में मैं आप सभी से बस यही चाहता हूं कि आप पहले दौर में 10 मैचों में से एक में 2 अंक हासिल करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। वक्तव्य समाप्त होने से पहले ही मार्शल आर्ट छात्रावास में बहस का एक अनियंत्रित कोलाहल शुरू हो गया। 2 अंक प्राप्त करने के लिए उन्हें 10 मार्शल आर्ट मैचों में से 2 जीतने होंगे। किशोरों के चेहरों पर आक्रोश के भाव दिखाई दिए। वे सभी तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए कई कठिनाइयों को पार कर चुके थे और खुद को प्रतिभाशाली मानते थे। फिर भी उन्हें नीची नजर से देखा जाता था। ये स्पष्ट था कि वे शिक्षक द्वारा उनकी क्षमताओं के बारे में खराब सोच से नाराज थे। वांग ज्यूफेंग के दाढ़ी वाले चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान उभरी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। डिंग हाओ ने अपनी नाक को छुआ। उसे अचानक महसूस हुआ कि दूसरों के प्रति घृणा दिखाने वाला यह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, यदि वह दूसरों को अपने प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास नहीं कर रहा होता। सिर्फ एक बयान से ही उन्होंने किशोरों की महत्वाकांक्षाओं और लड़ने की इच्छा को पूरी तरह से भड़का दिया था। ऐसा लगा जैसे उन्होंने हल्के गर्म तेल में मुट्ठी भर नमक छिड़क दिया हो। पूरा माहौल गर्मा गया। हुन्फ! वांग जुफेग ने फिर से परेशान किया। शोरगुल और चीख पुकार की आवाजें किशोरों के कानों में गूंजने लगी और उन्होंने तुरंत अपनी चर्चा रोक दी। मार्शल आर्ट छात्रावास का हॉल एक बार फिर शांत हो गया। तुम और तुम। प्रभारी शिक्षक ने सहजता से अपना हाथ बढ़ाया और एक ही सांस में भीड़ में मौजूद 10 किशोरों की ओर इशारा किया। उसने हाथ हिलाया और कहा, तुम 10 लड़ाई के मैदान में आओ। डिंग हाओ उन 10 किशोरों में से एक था जिनकी ओर उसने इशारा किया था। हुश हुश हुश! उनकी आकृतियां टिमटिमाने लगी और किशोर ऊंचे युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े। जिन लोगों की ओर इशारा किया गया था वे ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स में सबसे मजबूत लोग थे। उन्हें लगता था कि उन्हें प्रभारी शिक्षक के इरादों की स्पष्ट समझ थी। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो वे 2 दिनों में 5 अकादमियों के बीच होने वाली प्रतियोगिता में ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होंगे। वहां सभी किशोर थे जिनका स्वभाव अपरिपक्व था। उनमें से कुछ ने जानबूझकर तेजी से और शानदार तरीके से उछलकर अपनी शक्तिशाली क्षमताओं का प्रदर्शन किया। केवल डिंग हाओ ही बिना किसी परेशानी के भीड़ से बाहर निकल आया। वह सीढ़ियों से कदम दर कदम ऊपर चढ़कर लड़ाई के मैदान में पहुंचा। ऐसा इसलिए नहीं था कि डिंग हाओ जानबूझकर कम प्रोफाइल रख रहा था। दरअसल वह हवा में उड़ना चाहता था और दिखावा भी करना चाहता था। यह अफसोस की बात थी कि अद्भुत कदम सिर्फ पैरों के निशान थे, न कि किंगगोंग। और इसके अलावा डिंग हाओ ने किसी और किंगगोंग कौशल में महारत हासिल नहीं की थी। दिखावा करने के बजाय वह सीढ़ियों पर स्थिर रूप से चढ़ सकता था और खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता था। भीड़ में धीमी हंसी की आवाजें सुनी जा सकती थीं। वांग शियाओकी ने विशेष रूप से डिंग हाओ की ओर उपहास के भाव से इशारा किया और अपने साथियों से फुसफुसाया। उन्होंने झुओ यीफेग नामक एक किशोर लड़के को घेर लिया जो देखने में अप्रिय लग रहा था।
उसे लगा कि उसकी योग्यता असाधारण है और वह निश्चित रूप से उनकी अकादमी में शीर्ष 5 में स्थान पा सकता है। हालांकि उसे चुना नहीं गया था, इसलिए वह मंच पर 10 लोगों को घूरता रहा। उसकी आंखें ईर्ष्या और आक्रोश से चमक रही थीं। प्रभारी शिक्षक वांग जुफेंग ने मंद मंद मुस्कुराहट बिखेरी। आदतन उसने अपनी दाढ़ी को छुआ। 10 लोगों पर लापरवाही से नजर डालने के बाद सन की शिक्षक प्रभारी ने बेपरवाही से कहना जारी रखा, भले ही आपकी योग्यताएं औसत ही हों, लेकिन मैं सिर्फ बुरे लोगों में से थोड़े बेहतर लोगों को ही चुन सकता हूं। आप 10 लोग 2 दिनों में 5 अकादमियों के बीच होने वाली प्रतियोगिता में ईस्टर्न अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं वैसे भी आप पर बहुत ज्यादा मैच जीतने की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। तुम कमीने। इस बार डिंग हाओ भी खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उस परेशान करने वाले प्रभारी शिक्षक को बुरी तरह थप्पड़ मारना चाहता था। उसके शब्द बहुत उत्तेजक थे। मैदान पर खड़े सभी किशोर उत्साहित दिख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये शब्द सुने तो उनके चेहरे काले पड़ गए। मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। नीचे से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सभी ने उस ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी और उन्हें झुओ यीफेग नाम का किशोर दिखाई दिया। वह उछलकर खड़ा हो गया, उसका चेहरा उदास था और वह गुस्से से चिल्लाया, शिक्षक प्रभारी, मुझे लगता है कि चयन का ये तरीका उचित नहीं है। ये बहुत लापरवाही से किया गया है। ओह! सन की दाढ़ी वाले प्रभारी शिक्षक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास एक अच्छा विचार है? बेशक, झुओ यीफेग ने आत्मसंतुष्ट नजर से कहा। उसने जोर से और उत्सुकता से कहा, मुझे लगता है कि हमें ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। इस तरह हम पहचान सकते हैं कि वास्तव में शक्तिशाली कौन है। अंतिम 10 विजेता प्रतियोगिता में ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य होंगे। इससे उन लोगों को प्रतियोगियों के पूल में शामिल होने और ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स को शर्मिंदा करने से रोका जा सकेगा। हाँ, यह एक अच्छा विचार है। मैं मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के विचार का समर्थन करता हूँ। हे, अगर हम वास्तव में प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी क्षमताएं अखाड़े में किसी से भी कम नहीं होंगी। भीड़ में से सहमति के नारे सुनाई दे रहे थे। इस सुझाव पर वहां उपस्थित सभी लोगों ने जोरदार सहमति व्यक्त की। सभी किशोर घमंडी थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ होने की आदत थी। संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले वे सभी विभिन्न कुलीन परिवारों के लाडले बच्चे थे। ऐसे में उन सभी को प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिनिधियों के चयन को स्वीकार करना काफी मुश्किल लगा। कौन जानता था कि वह पक्षपाती था? वे अखाड़े में मैच के बाद ही आश्वस्त होंगे। सन की प्रभारी शिक्षक ने सिर हिलाया तथा उसके चेहरे पर वही अस्पष्ट मुस्कान और उत्तेजक भाव बना रहा। ये सही है, आपने जो कहा वह काफी हद तक उचित लगता है। हालांकि हमें मार्शल आर्ट प्रतियोगिता से 400 में से 10 लोगों को चुनना है। ये कब खत्म होगा? क्या ये ठीक रहेगा? जो कोई भी इसे अनुचित समझता है, वह चुनौती के लिए मैदान में आ सकता है। जो कोई भी उनमें से किसी एक को हरा सकता है, उसे 5 अकादमियों के बीच प्रतियोगिता में पूर्वी अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिलेगा। वक्तव्य समाप्त हुआ। अखाड़े के नीचे खड़े किशोर खुशी से चिल्ला उठे। हालांकि डिंग हाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। किशोर बहुत भोले थे। उन्होंने वांग जुफेंग नामक सन की आदमी की क्षमताओं पर विचार नहीं किया था। उसकी आंखें तेज थीं, और सन की आदमी के सामने किशोर ऐसे बच्चे की तरह थे जिन्होंने अभी अभी चलना शुरू किया हो। जिन 10 लोगों को उसने सहजता से चुना था, वे पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के 400 शिष्यों में से सबसे मजबूत 10 शिष्य थे। जुओ यीफेग और अन्य लोगों ने सोचा कि उन्हें बराबरी का हक मिला है। लेकिन असल में सन की शिक्षक प्रभारी ने बस प्रवाह के साथ आगे बढ़कर इस अवसर का उपयोग अपने द्वारा चुने गए 10 लोगों को अपना पैर जमाने के लिए दिया। मैं पहले यहाँ था। मैं उसे चुनौती देना चाहता हूँ। जुओ यीफेग बहुत ही घमंडी लग रहा था और उत्सुकता से उछल पड़ा। उसने सीधे डिंग हाओ को देखा। अगला अध्याय 32 एक निर्विवाद जीत। अखाड़े के नीचे वांग शियाओकी और उसके बगल में खड़े अन्य किशोर जोर जोर से जयकार करने लगे। उन्होंने पहले ही झुओ यीफेग को अपना नेता बनाकर एक समूह बना लिया था। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने नेता का मनोबल बढ़ाने के लिए जितना हो सके उतनी जोर से चिल्लाना पड़ा।
सन की शिक्षक प्रभारी वांग ज्यूफेंग ने डिंग हाओ की ओर देखा और उसकी आंखों की गहराई में एक चंचल और मनोरंजक भाव चमक उठा। फिर उसने झुओ यीफे की ओर कंधे उचकाए और दूसरों को दूर जाने का संकेत दिया, ताकि डिंग हाओ और झुओ यीफे के लिए मैदान छोड़ दिया जा सके। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू हुई। रास्कल, बस हार मान लो। नहीं तो, अगर हम सच में लड़े, तो मैं गलती से तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं। जुओ यीफेग मैदान के बीच में चला गया और वहां खड़ा हो गया। वह डिंग हाओ की ओर देखते हुए ठंडी हंसी। वह समग्र रैंकिंग में 107वें स्थान पर था, जो डिंग हाओ से नीचे था। हालांकि उसे हमेशा लगता था कि संप्रदाय प्रवेश परीक्षा की समग्र रैंकिंग उसकी वास्तविक क्षमताओं के अनुरूप नहीं थी। केवल समग्र रैंकिंग के शीर्ष 50 में प्रवेश करके ही वह अपनी वास्तविक क्षमताएं दिखा सकता था। इस प्रकार उसने हमेशा सोचा था कि वह दूसरों से बेहतर है। डिंग हाओ ने भावशून्यतापूर्वक अपनी पीठ से जंग लगी तलवार निकाली। प्रतीक्षा सूची में शिष्य बनने के बाद तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय ने हर शिष्य को हथियार और कपड़े दिए थे। संप्रदाय ने उन्हें जो स्टील की लंबी तलवार दी थी, वह अच्छी गुणवत्ता की थी और संप्रदाय के एक अनुभवी कारीगर द्वारा बनाई गई थी। इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। लेकिन डिंग हाओ को पता नहीं क्यों लगा कि वह संप्रदाय द्वारा दी गई स्टील की लंबी तलवार को उतनी आसानी से नहीं चला सकता, जितनी आसानी से वह जंग लगी तलवार को कूड़े के ढेर से निकाल कर ला सकता था। इसलिए उसने कभी हथियार नहीं बदला था। जंग लगी तलवार पर जंग के धब्बे और जंग लगी रेखाएं थी जो ऐसी लग रही थी मानो ये कभी भी टूट सकती है। यह देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी, मानो यह कोई बेकार स्टोव पोकर हो। डिंग हाओ ने जंग लगी तलवार निकाली, जिससे द्वेषपूर्ण उपहास और उपहास की लहर फैल गई। वांग शियाओकी और उनके समूह ने विशेष रूप से आग को हवा दी, उनका मजाक उड़ाया और उन पर हंसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सिर्फ एक घटिया तलवार लेकर लड़ने के लिए बाहर आओगे? सच कहूं तो मुझे तुमसे लड़ने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे आश्चर्य है कि तुम 100वें स्थान पर कैसे आ गए। जुओ यीफेग लापरवाही से मंच के बीच में खड़ा था और ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम पहला कदम उठा सकते हो। मैं तुम्हें पहले 3 कदम उठाने दूंगा ताकि हमारे वरिष्ठ और छोटे भाई यह न कहें कि मैं कमजोरों को धमका रहा हूं। डिंग हाओ ने कुछ और नहीं कहा। उसने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है। और तब फुट डिंग हाओ के हाथों से लाल रोशनी फूट पड़ी। उन्होंने स्टनिंग स्टेप्स फुटवर्क का उपयोग किया और उनकी जंग लगी तलवार बिजली की तरह हिली, जिससे तलवार की रोशनी की किरणें निकल रही थीं। ये रैपिड क्रॉस स्वॉर्ड सूट की पहली चाल थी। तलवार बिना किसी अतिरिक्त चाल के सीधे और जानबूझकर चलती थी। लेकिन डिंग हाओ के हाथों में ये सब अद्भुत लग रहा था। स्थिरता से गति तक, ये बिजली की गति से हुआ और लगभग अगोचर था। झुओ यीफेग दंग रह गया। उसके चेहरे पर अहंकार भरी मुस्कान अभी गायब नहीं हुई थी। अविश्वास के उस क्षण में उसे खुद का बचाव करने के लिए हाथ में लंबी तलवार उठाने का भी समय नहीं मिला। झनकार, एक जोरदार टक्कर हुई, जिससे उत्पन्न कंपन से सभी के कान गूंजने लगे। अगले ही पल झुओ यीफेग को लगा जैसे उस पर किसी बहुत बड़े हथौड़े से हमला हो रहा है। तेज और अदम्य ताकत ने उसकी तलवार पर जोरदार प्रहार किया और उसे नीचे गिरा दिया। तलवार को पकड़े हुए उसके हाथों में बहुत अधिक ताकत महसूस हुई और वे अपनी सारी चेतना खो बैठे। टकराना, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जुओ यीफेग अपनी तलवार के साथ अखाड़े के नीचे पत्थर की सीटों पर भारी रूप से गिर गया, जैसे कि एक कागज की पतंग जिसकी डोरियां टूट गई हो। हॉल में हलचल अचानक से सांसों की आवाज से गूंज उठी। ताकतवर, बहुत शक्तिशाली, यह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। वह एक सेकंड में ही एक स्ट्रोक से हार गया था। पूरी प्रक्रिया इतनी जल्दी हुई कि कुछ लोग प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए। वांग शियाओकी और अखाड़े के नीचे खड़े अन्य लोग अभी भी मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हुआ, लड़ाई पलक झपकते ही खत्म हो गई। झुओ यीफेग हंसी का पात्र बन गया। उन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी तारीफ करते हुए दावा किया था कि उनकी योग्यताएं पूर्वी अकादमी के ग्रीन शर्ट्स में शीर्ष 10 में हैं। लेकिन डिंग हाओ के सामने वह बेहद कमजोर था। डिंग हाओ मैदान के बीच में पहाड़ की तरह मजबूती से खड़ा था। सभी किशोर आश्चर्य और भय से डिंग हाओ को देख रहे थे। क्या ये स्ट्रोक समग्र रैंकिंग के पहले 100 में से किसी व्यक्ति की असली क्षमता हो सकती है? जंग लगी तलवार, जो स्टोव पोकर की तरह लग रही थी,
उसके हाथों में एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार की तरह थी। किसी और की हिम्मत नहीं हुई कि वह डिंग हाओ के हथियार का मजाक उड़ाए। भयानक। वांग शियाओकी और अन्य लोगों के जबड़े लगभग जमीन पर खुले रह गए जब वे अंततः जो हुआ उस पर प्रतिक्रिया कर सके। उनके चेहरों पर खिल्ली उड़ाने वाली मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। उनके मुंह इतने खुले हुए थे कि कोई उनमें एक बड़ा सा हंस का अंडा ठूंस सकता था। वे अविश्वास से आंखें चौड़ी करके खड़े थे, मानो वे डर गए हो। वह एक गुप्त हमला था। तुम घृणित हो। जुओ यीफेंग, जिसके चेहरे और शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था, जमीन से ऊपर चढ़ा। उसका चेहरा लाल था और वह गुस्से से चिल्ला रहा था। यह स्पष्ट था कि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि डिंग हाओ ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसे आसानी से हरा दिया था। उसके हिसाब से डिंग हाओ ने तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक घृणित तरीका अपनाया था और उस पर चुपके से हमला किया था। अगर उनके बीच असली लड़ाई होती तो वह इतनी बुरी तरह से नहीं हारता। हालांकि वह भूल गया था कि मैदान के बीच में कौन खड़ा था और ऊंची आवाज में घोषणा कर रहा था कि वह डिंग हाओ को पहले 3 वार करने देगा। फिर से, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपसे फिर से लड़ना चाहता हूं। ऐसा कहकर जुओ यीफेंग एक बार फिर अखाड़े में कूदने वाला था। कोई जरूरत नहीं है। सन की वांग ज्यूफेंग के दाढ़ी वाले चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी क्योंकि वह अचानक खड़ा हुआ और अपना हाथ लहराया। अचानक शक्ति की एक लहर ने जुओ यीफेंग को रोक दिया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इसे भूल जाओ यहां अब और खुद को शर्मिंदा मत करो। तुम बदमाश डिंग हाओ के मुकाबले नहीं हो। यह असंभव है। वह पहले किया गया एक छिपकर हमला था। झुओ यीफेंग क्रोधित था। तू तब तक हार नहीं मानेगा जब तक तू मर नहीं जाता, बदमाश। अपनी छाती की ओर देख। सन की दाढ़ी वाले आदमी ने मजाक उड़ाया। जुओ यीफेंग चौंक गया। उसने नीचे देखा और उसका हाव भाव अचानक बदल गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी छाती पर पहना हुआ हरा लबादा क्रॉस के आकार में कट गया था, जिससे उसकी सफेद शर्ट दिखाई देने लगी थी। ये क्रॉस के आकार का चीरा उसके दिल के ठीक ऊपर था। ये स्पष्ट था कि डिंग हाओ ने पहले उनकी लड़ाई के दौरान इसे बहुत तेज तलवार से काटा था, जो उनकी दृष्टि की सीमा से परे था। जुओ यीफेंग को तो ये भी एहसास नहीं था कि उसे तलवार से काटा गया है। अगर डिंग हाओ ने थोड़ी सी भी अधिक ताकत का इस्तेमाल किया होता, तो न केवल जुओ यीफेंग का हरा वस्त्र कट जाता, बल्कि उसका दिल भी कट जाता। जुओ यीफेंग के माथे और पीठ से अचानक ठंडा पसीना बहने लगा। मैं हार गया। जुओ यीफेंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पास अपनी हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ क्षण बाद उसने फिर से अपना सिर उठाया, उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया था। उसने डिंग हाओ को घूरते हुए गंभीरता से कहा, आज मेरी हार के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। एक दिन मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा और मैदान में खड़ा होकर तुम्हें चुनौती दूंगा। इसके बाद उन्होंने हार स्वीकार करने का इशारा किया और अपनी सीट पर आकर बैठ गए। डिंग हाओ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह व्यक्ति अहंकारी था और शुरू में उसने कहा था कि वह डिंग हाओ को पहले 3 चाल चलने देगा। जब वह हार गया, तो उसने कहा कि डिंग हाओ ने चुपके से हमला किया है। हर कोई उसे पहले से ही एक अशिष्ट व्यक्ति के रूप में मानता था। हालांकि अंत में जुओ यीफेंग ने अपने विचारों को तेजी से समायोजित करने में कामयाबी हासिल की और हार को शांति से स्वीकार किया, फिर भी लड़ने की अपनी इच्छा को बनाए रखा। डिंग हाओ और हॉल में मौजूद दूसरे किशोरों की जुओ यीफेंग के बारे में धारणा उसके बाद कुछ हद तक बढ़ गई। अगला अध्याय, अध्याय 33, सच्ची तलवारबाजी। वांग जायोकी ने भीड़ में अपना सिर नीचे कर लिया, डिंग हाओ की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी आंखें चमक रही थी, कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। तभी मैदान के नीचे भीड़ में से किसी ने छलांग लगाकर शीर्ष 10 को चुनौती दे दी। चुनौती देने वाला एक युवा व्यक्ति था जिसकी तलवार जैसी भौहें और सितारे जैसी आंखें थीं। उसका व्यवहार गरिमापूर्ण था। वह हरे रंग का वस्त्र पहने हुए था और उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। वह सुंदर और प्रभावशाली दिख रहा था। हालांकि उसका चेहरा ठंडा था। हालांकि उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसने ऐसा महसूस कराया जैसे कि एक प्राचीन बर्फ का टुकड़ा अचानक मैदान में प्रकट हो गया हो।
उसकी आत्मा की गहराई से एक ठंडक निकल रही थी, जो दूसरों को कई हजार मील दूर रखती थी। फेंग तियानई, ठंडे युवक ने अपना नाम बताया और म्यान से अपनी लंबी तलवार निकाली और उसे डिंग हाओ की ओर तान दिया। जिस व्यक्ति को उसने चुनौती देने के लिए चुना वह अभी भी डिंग हाओ था। अरे, उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक मजाकिया चेहरे के साथ पैदा हुआ था? डिंग हाओ को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। उसने अपनी जंग लगी तलवार से रैपिड क्रॉस तलवार का शुरुआती इशारा किया। फिर वह शांति से इंतजार करने लगा। फुट। अचानक मैदान पर एक चमकदार ठंडी रोशनी चमक उठी। फेंग तियानई का फिगर एक प्रेत की तरह था। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा और उसकी गति डिंग हाओ के अद्भुत कदमों से कम नहीं थी। वह पलक झपकते ही डिंग हाओ के पास चला गया। उसकी तलवार की नोक थोड़ी कांपी और 3 ठंडी तलवार की चमक में बदल गई, जो अलग अलग हमला कर रही थी। इस फेंग तियानई ने रैपिड फ्लो तलवार में खेती की। एक ही तलवार से प्रकाश के 3 फूल। ऐसी तलवारबाजी प्रभावशाली थी। अच्छी तलवारबाजी। डिंग हाओ की आंखें चमक उठी और वह वहीं खड़ा रहा। उसकी कलाई कांप उठी और इसी तरह जंग लगी तलवार रोशनी की 3 चमक में बदल गई। तलवार के एक ही वार से 3 किरणें निकली और फेंग तियानी के हमले से टकराईं। संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। 3 हल्की आवाजें आईं। चांदी और लाल तलवार किरणें हवा में टकरा गईं। वह चमकीली चिंगारी चमकी और गायब हो गई। वह उड़ते हुए उल्का की तरह दूर तक जा रही थी। चिंगारी को देखकर कोई भी भ्रमित हो सकता था। कितनी तेज तलवार है! कितनी सटीक तलवार है! युवाओं की भीड़ में बहुत से जानकार लोग थे, और स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसी क्षण इस कदम की जटिलता को समझ लिया। डिंग हाओ ने अपनी तलवार की नोक का इस्तेमाल करके उसी पल में फेंग तियानी की तलवार की नोक पर वार किया। आखिरकार उसने फेंग तियानी की तेज तलवार को रोक दिया। इतनी तेज गति वाली लड़ाई में ऐसा निर्णय लेने के लिए वह कितना साहसी और आश्वस्त रहा होगा। 1 मिलीमीटर से चूकने का मतलब था तेज तलवार से छेदा जाना। हालांकि डिंग हाओ ने पल भर में ही बहुत तेज गति से हिलती हुई तलवार को सही से पकड़ लिया था। इतनी शांत, साहसी और सटीक तलवारबाजी ने उन सभी को अपने कौशल पर शर्मिंदगी महसूस कराई। अच्छा, झांग फैन अखाड़े के नीचे सबसे पहले जयकार करने वाले व्यक्ति थे। सुंदर, अच्छी तलवारबाजी। अन्य युवक खुशी से झूम उठे। यहां तक कि झुओ यीफेंग और वांग शियाओ की भी खड़े होकर खुशी जताने से खुद को नहीं रोक सके। संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। दोनों तलवारों के टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि मानो विस्फोट हो गया हो। मैदान पर चांदी की रोशनी चमकी और फिर गायब हो गई। आकृतियां टिमटिमा रही थीं मानो वे भूत हों। जबकि हर कोई असमंजस में देख रहा था, डिंग हाओ और फेंग तियाई ने पहले ही कई वारों का आदान प्रदान कर लिया था। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। उनकी तलवारों के टकराने की आवाजें लगातार जारी रहीं। पहले तो अन्य लोग लंबी तलवारों के बीच टकराव की संख्या से यह गिन सकते थे कि कितने वार हुए हैं। लेकिन अंत में दोनों लोगों की तलवारबाजी की कला और तेज होती गई। तलवारों के टकराने की आवाजें एक हो गई थीं, मानो एक ही आवाज बन गई हो, और वे गिन नहीं पा रहे थे कि कितने वार हुए हैं। युवाओं को सिर्फ यह महसूस हुआ कि उनके ऊपर का मैदान लाल और चांदी की रोशनी की किरणों से जगमगा रहा था। यह इतनी जल्दी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे चांदी की कुप्पी टूट गई हो और उसमें भरा पानी बाहर बहने लगा हो, या ऐसा लग रहा हो जैसे कोई आसमान चीर रहा हो। सभी को एक दृश्य झटका लगा। कितनी भयानक शक्ति! ऐसी तलवारबाजी तकनीक! वे इसका अभ्यास कैसे करते थे? तो इस दुनिया में सचमुच प्रतिभाशाली लोग भी होते हैं। मैदान पर मुकाबला देखने के लिए अपनी सांसें रोके युवा स्तब्ध थे, और हार की लहरों को महसूस करने से भी नहीं बच सके। यहां तक कि घमंडी झुओ यीफेंग भी इसका अपवाद नहीं था। डिंग हाओ और फेंग तियानी की तलवारबाजी देखकर हर कोई दंग रह गया था। वे सभी अपने आप में सोच रहे थे कि अगर वे अखाड़े में डिंग हाओ की भयानक तलवारबाजी का सामना कर रहे होते, तो वे उसका मुकाबला नहीं कर पाते, और पलटवार करना तो दूर की बात थी। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इससे ये स्पष्ट था कि ज़ुओ यीफेंग की बिजली की गति से हुई हार ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके लिए उसे शर्मिंदा महसूस करना चाहिए। अचानक प्रभारी शिक्षक वांग ज्यूफेंग द्वारा चुने गए 9 युवकों के हाव भाव भी बदल गए। यह मैदान पर था। हा, यह अच्छी तलवारबाजी है। अच्छा प्रतिद्वंद्वी।
ये बहुत बढ़िया था। डिंग हाओ ने अपना सम्मान दिखाने के लिए चिल्लाया। उसके हाथ में जंग लगी तलवार रोशनी की धारा में बदल गई और अंतरिक्ष को चीरती हुई सीटी बजाने लगी। यह ऐसा था जैसे कोई ड्रैगन अपनी पूंछ हिला रहा हो और इतना अद्भुत था कि शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फैंग तियानी निश्चित रूप से एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी था। इसके अलावा, वह पहला प्रतिद्वंद्वी था जो डिंग हाओ की तलवार तकनीक से मेल खा सकता था क्योंकि उसने रैपिड क्रॉस तलवार में महारत हासिल की थी। इसके अलावा, सोंग जियानन के विपरीत, फैंग तियानी की तलवारबाजी तेज और अनियंत्रित थी, आधिपत्यपूर्ण लेकिन दुष्ट नहीं, हिंसक लेकिन विषाक्त नहीं। ये बर्फीली ठंड थी लेकिन भयावह नहीं। ये सब दिखाता है कि फैंग तियानी ठंड और बेचैनी का एहसास तो कराता था, लेकिन वह एक सम्माननीय युवक था। एक की तलवार की तकनीक ने उसके दिल को दिखाया। एक व्यक्ति उस तलवार की तकनीक में निपुण हो जाता है जो उसकी अपनी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम भी बुरे नहीं हो। फैंग तियानी की भौहों के बीच दुर्लभ उत्साह का एक निशान दिखाई दिया। खनक 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 खनक, दोनों तलवारें लगातार टकरा रही थीं, जिससे सभी के कान के पर्दे गूंज रहे थे। डिंग हाओ बहुत उत्साहित था और वह पूरी तरह से तलवार तकनीक की दुनिया में डूबा हुआ था। उसके कानों के पास की जयकार धीरे धीरे कम हो गई और उसकी नजरें सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी पर थीं। उसकी नजरें अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार की चाल और गति पर केंद्रित थीं। उसने आखिरकार फैंग तियानी की तलवार तकनीक को समझ लिया। कुछ बातें जो शुरू में उसके लिए अस्पष्ट थीं, धीरे धीरे डिंग हाओ के दिमाग में स्पष्ट हो गईं। तलवार के बारे में उनकी समझ तेजी से बढ़ रही थी। वह उसके पास था। प्रभारी शिक्षक वांग ज्यूफेंग एक सनकी व्यक्ति थे, जो दाढ़ी रखते थे। उनकी आंखों में हल्की सी हंसी और आश्चर्य की झलक थी, जिसे छिपाना मुश्किल था। वह वास्तव में एक ऐसा उम्मीदवार है जिसके बारे में राक्षस क्यू किंगशान ने बहुत सोचा था। उसके पास वास्तव में समझ के लिए एक अलौकिक प्रतिभा है। अभी केवल 10 मिनट ही हुए हैं, लेकिन उसकी तलवार चलाने की कला और तकनीक दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। कितनी भयानक प्रगति! कौन जानता है, इस बच्चे को भविष्य में तलवार चलाने की समझ के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि हो सकती है। धिक्कार है, मैं वास्तव में इसका पता नहीं लगा सकता। उसके पास इतनी विकृत और ईश्वर जैसी संपत्ति है, फिर भी उसे केवल 100वें स्थान पर क्यों रखा गया है? क्या रैंकिंग के प्रभारी उन कमीनों ने कोई गलती की है? वांग ज्यूफेंग आदतन कुछ देर तक बड़बड़ाता रहा। जब उसने फिर ऊपर देखा तो वह और भी अधिक हैरान रह गया। उन्होंने दृश्य पर अपनी नजर घुमाए और जान गए कि यह युद्ध, जो प्रतीक्षा सूची में शामिल शिष्यों के लिए चौंकाने वाला था, 3 चालों से भी कम समय में समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस बार उसका अनुमान गलत निकला। झनकार, 2 तलवारों के मिलन की अंतिम ध्वनि गूंजी। फैंग तियानी की छवि चमक उठी। वह 7-8 मीटर पीछे हट गया, अपनी तलवार रखी और खड़ा हो गया। उसने सांस फूलते हुए स्वीकार किया, मैं हार गया हूं। क्या उसने हार स्वीकार करने की पहल की थी? सन की शिक्षक प्रभारी एक पल के लिए चौंके, फिर अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने फैंग तियानी की ओर देखा और खुद से बुदबुदाया। फैंग तियानी नाम के इस बच्चे में थोड़ी दूरदर्शिता है और वह खुद को जानता है। हाँ, यह थोड़ा दिलचस्प है। अध्याय 34 ताइक्सुआन तलवार खोज शास्त्र। मैदान पर डिंग हाओ ने फिर हमला नहीं किया। उसने तलवार की मूठ को अपनी हथेलियों में थामा और दोनों हाथ जोड़कर सलामी दी। वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, बहुत बढ़िया तलवारबाजी की कला। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, शायद हम दोस्त बन सकें और भविष्य में अक्सर एक दूसरे से सीख सकें। मैं इससे बेहतर कुछ नहीं मांग सकता। फैंग तियानी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने डिंग हाओ की तरफ सिर हिलाया और फिर मैदान से कूदने के लिए मुड़ गया। अखाड़े के नीचे युवाओं का फैंग तियानी को देखने का नजरिया भी बदल गया था। उनकी आंखें सम्मान और विस्मय से भरी हुई थीं। भले ही वह हार गया था, लेकिन उसने ये काम शालीनता से किया था। उसने जो तलवारबाजी दिखाई थी, वह बाकी लोगों से एक रैंक या एक क्षेत्र अधिक थी। अगर उसका सामना डिंग हाओ जैसे विशेषज्ञ से नहीं होता, तो वह निस्संदेह जीत जाता। कुछ देर के लिए विराम हुआ और अचानक ही पूरा कमरा तालियों और जयघोष से भर गया। तलवारबाजी की लड़ाई के लिए सभी ने जयकारे लगाए। रोमांचक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता ने प्रत्येक युवा के दिल में जीतने की इच्छा और प्रतिस्पर्धा को भी प्रज्वलित किया था। सभी की उम्र लगभग एक जैसी थी और सभी प्रतिभाशाली थे। उनके दिल खून से गर्म थे।
उनकी आंखों में बहुत चालाकी नहीं थी और वे आसानी से दोस्त बन सकते थे। डिंग हाओ जो मैदान में खड़ा था, वह भी थोड़ा प्रभावित हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह माहौल उसे हाई स्कूल के दिनों की याद दिला रहा है। उसे वह समय याद आ रहा था जब वह अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ बचपन में बेतुकी हरकतें करता था। उन्होंने अखाड़े के नीचे खड़े अपने पुरुष साथी प्रशिक्षुओं को प्रणाम किया और किनारे की ओर लौट गए। इस लड़ाई के बाद डिंग हाओ ने पूर्वी अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स में अपनी स्थिति मजबूती से स्थापित कर ली थी। इसके अलावा अखाड़े के नीचे उसके कई साथी शिष्य इस सौम्य और गरिमामय युवा तलवारबाज को पसंद करने लगे, जिसकी तलवार चलाने की तकनीक असाधारण थी और उसके चेहरे पर हर समय एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान रहती थी। डिंग हाओ को सभी शिष्यों में सबसे बूढ़ा माना जाता था और वह सभी को ऐसा महसूस कराता था जैसे वह उनका बड़ा भाई है जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद लगभग 4 घंटे तक एक के बाद एक शिष्य अखाड़े में कूद पड़े और 10 प्रतिनिधियों को चुनौती दी। हालांकि किसी ने भी डिंग हाओ को फिर से चुनौती देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डिंग हाओ के पिछले प्रदर्शन ने पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के शिष्यों को ताकत और तरीके दोनों के मामले में पहले ही आश्वस्त कर दिया था। ये लड़ाइयां रोमांचक मानी जाती थीं। डिंग हाओ को पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के शिष्यों की ताकत की भी स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। उनमें से ज्यादातर मार्शल डिसिपल अवस्था में प्रवेश करने वाले थे और उन्होंने अभी अभी अपने क्यूई बीज को सक्रिय किया था। उनमें से सिर्फ 4 ने मार्शल आर्ट्स की पहली मेरिडियन के पहले एपर्चर को सक्रिय किया था, जिसे हाथ के माइने यान के पहले मेरिडियन के रूप में भी जाना जाता है। उनकी क्षमताएं एक एपर्चर वाली मार्शल डिसिपल अवस्था में थीं। इसके अलावा ये चारों लोग उन 10 लोगों में शामिल थे जिन्हें प्रभारी शिक्षक ने चुना था। लड़ाइयों का अंतिम परिणाम ये था कि कोई भी 10 वरीयता प्राप्त सेनानियों को हराने में सफल नहीं हो सका। इस मामले में सन की वांग जुफेंग की दूरदर्शिता की प्रशंसा करनी होगी। वह बहुत भरोसेमंद नहीं लग रहा था, लेकिन उसने जिन लोगों को बेतरतीब ढंग से चुना था, वे वास्तव में सभी 400 युवाओं में से सबसे मजबूत 10 थे। शिकारी परिवार का युवक झांग फैन भी चुनौती के लिए इस क्षेत्र में कूद पड़ा था। हालांकि उसकी ताकत दयनीय रूप से कम थी। अपने मजबूत शारीरिक शरीर के अलावा वह किसी भी जादू के कौशल को समझने में कामयाब नहीं हुआ था। उसने व्यवस्थित रूप से मार्शल आर्ट भी नहीं सीखी थी। इस तरह झांग फैनकुली जुलिंग नामक 10 सेनानियों में से एक भालू जितना बड़ा एक तगड़ा युवक ने एक ही थप्पड़ से अखाड़े से बाहर कर दिया था। भीड़ ने इस पर जोर से ठहाका लगाया था। झांग फैन भी नाराज नहीं था। वह अपनी क्षमताओं को जानता था। वह मैदान में कोई स्थान पाने के लिए नहीं गया था। इसके बजाय वह खुद को संयमित करने के लिए हर प्रशिक्षण अवसर का लाभ उठाना चाहता था। अंततः सभी युवा प्रभारी शिक्षक की निंदक व्यवस्था से सहमत हो गए। ये पूर्वी अकादमी में हरे शर्ट की पहली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का भी अंत था। 10 वरीयता प्राप्त युवा खिलाड़ी अभी तक पूर्वी अकादमी के 10 सबसे मजबूत खिलाड़ी माने जा रहे थे। उन्हें 2 दिनों में 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में अकादमी का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिल गया था। मैदान पर सन की दाढ़ी वाले प्रभारी शिक्षक ने नीचे घायल युवकों को देखा और बुरी तरह हंसे। हा, अगर तुम मेरी व्यवस्था का पालन करते तो कुछ नहीं होता, लेकिन तुम लोग पिटने, खुद को घायल करने और मेरे 6 घंटे बर्बाद करने के लिए ऊपर आने पर अड़े रहते हो। तुम सब मूर्ख हो और तुम्हें यही करना चाहिए। हा, यह आदमी सचमुच लोगों को अपने से नफरत करवाने में माहिर था। उसके एक ही कथन से सभी युवक उसे क्रोध से देखने लगे। हा, ठीक है बच्चों, सुनो, मैं तुम्हें ताइजुवान तलवार खोज शास्त्र में साधना विधि का पहला स्तर सिखाने जा रहा हूं। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें लगन से अभ्यास करना होगा। जब उसने ऐसा कहा तो वह सन की दाढ़ी वाला आदमी गंभीर दिखने लगा। सुनो, ताइक्सुआन तलवार खोज शास्त्र मानव क्षेत्र में एक शीर्ष स्तरीय जादू कौशल हो सकता है, लेकिन यह स्नो प्रांत में प्रथम स्तर का साधना कौशल है। यह तलवारबाजी खोज संप्रदाय का आधार है जब इसे स्नो प्रांत की भूमि पर बनाया गया था। यह निश्चित रूप से आपके जादू कौशल में सबसे मजबूत नींव बनाने में आपकी मदद कर सकता है। गंभीरता से अभ्यास करें और इसे एक दिन में करने की कोशिश न करें। शास्त्र हॉल में उन उन्नत साधना कौशलों के बारे में भी न सोचें। डिंग हाओ ने सिर हिलाया।
वह सही था। आधे अधूरे तलवारबाजी खोज संप्रदाय इतिहास के अनुसार ताइशुआन तलवार खोज शास्त्र वास्तव में सबसे मजबूत आधारभूत साधना कौशल था। कई युवाओं के लिए जिन्होंने अभी अभी मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू किया है, ऐसे साधना कौशल क्यूई रैंकिंग पर उन्नत जादू कौशल से अधिक उपयुक्त थे। दाढ़ी वाले प्रभारी शिक्षक भले ही निंदक हो, फिर भी साधना कौशल सिखाते समय वे बहुत धैर्यवान थे। पहला पाठ तभी समाप्त हुआ जब पूर्वी अकादमी के सभी 400 शिष्यों ने कमोबेश कौशल को याद कर लिया। फिर वे सभी मार्शल हाउस के मुख्य हॉल से चले गए। झांग फैन के साथ नंबर 8 हॉल में लौटने के बाद डिंग हाओ ने जल्दी से अपना खाना खाया और एक बार फिर एकांत में साधना शुरू कर दी। खिड़की से अंदर आती चांद की चमकीली रोशनी फर्श पर चांदी की बर्फ की तरह लग रही थी। इससे पूरा कमरा शांत और शांत लग रहा था। डिंग हाओ प्रवेश द्वार के बीच में अपनी आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठा था। उसने अपने मन में साधना पद्धति के पहले स्तर और ताइशुआन तलवार खोज शास्त्र के मंत्र को समझ लिया। ये वास्तव में मानव क्षेत्र की एक शीर्ष स्तरीय जादू कौशल साधना पद्धति है। ये सामान्य ड्राइंग क्यूई सूत्र की तुलना में बहुत अधिक शानदार है। क्यूई को खींचने की विधि और क्यूई को स्थानांतरित करने के मार्गों के मामले में यह अधिक जटिल और रहस्यमय है। डिंग हाओ ने ताइजुआन तलवार खोज शास्त्र में साधना पद्धति के अनुसार अपनी क्यूई को आकर्षित करने की कोशिश की। एक ही विचार के क्षण में उसके दांतियन में पहले से कई गुना अधिक गर्मी उत्पन्न हो गई। अगर ड्राइंग क्यूई फॉर्मूला से खींची गई क्यूई एक धारा थी, तो ताइक्सुआन तलवार तलाश शास्त्र द्वारा संचालित क्यूई एक महान नदी की तरह थी। ये बिना रुके बहती रही और इसकी शक्ति डिंग हाओ के डेंटियन से टकराए। कितना शक्तिशाली! उच्चतम श्रेणी के जादू कौशल का प्रभाव वास्तव में कोई मामूली बात नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना लोकप्रिय है। डिंग हाओ ने प्रशंसापूर्वक आह भरी। पलक झपकते ही डिंग हाओ के डेंटियन में क्यूई का बीज अपने पिछले आकार से 2 गुना बड़ा हो गया था। ये बर्फ की तरह चांदी जैसा सफेद रंग का था और बिल्कुल साफ था। ये शानदार ढंग से चमक रहा था, ठोस और मोटा लग रहा था, मानो यह एक सुंदर विशाल मोती हो। डिंग हाओ ने साधना पद्धति का उपयोग किया और क्यूई के बीज को सक्रिय किया। यह धीरे धीरे घूमता था, जिससे चांदी की क्यूई की निरंतर लंटें निकलती थी जो धुंध की तरह दिखती थी, जो उसके डेंटियन और भौतिक शरीर का पोषण करती थी। चांदनी की रोशनी उसके शरीर पर बर्फ की परत की तरह चमक रही थी। एक शुद्ध और स्वच्छ आभा धीरे धीरे उसके सुंदर और सुंदर चेहरे पर फैल रही थी। 2 घंटे बाद डिंग हाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। अगला अध्याय 35 आध्यात्मिक वर्ग मेरिडियन। लगभग 2 घंटे की साधना के बाद उत्पादित क्यूई पिछले 10 दिनों की सभी क्यूई से भी अधिक है। क्या शानदार ताइशुआन तलवार साधना शास्त्र है! ये वास्तव में मानव क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर का मार्शल आर्ट फॉर्मूला है। ये वास्तव में अद्भुत है। डिंग हाओ के शरीर में अभूतपूर्व शक्ति का संचार हुआ। क्यूई का बीज पूर्णता तक पहुंचने वाला है। इसके बाद मुझे मार्शल आर्ट के पहले मेरिडियन हैंड माइन यिन के पहले मेरिडियन पर चार्ज करना चाहिए। केवल शिरोबिंदुओं और छिद्रों को खोलकर ही वह वास्तव में मार्शल आर्ट के मार्ग में प्रवेश कर सकता था। अन्यथा, चाहे किसी की तलवार की तकनीक कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्यूई के उपयोग के बिना, यह सिर्फ एक कौशल है और इसमें कोई ताकत नहीं है। एक सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने, वह एक झटके में उनकी त्वचा को भेद नहीं पाएगा, उन्हें मारना तो दूर की बात है। हाथ की छोटी यिन की पहली मध्याह्न रेखा डेंटियन से शुरू हुई। ताइक्सुआन तलवार खोज शास्त्र में साधना पद्धति के पहले स्तर में यह मध्याह्न रेखा और इसके 9 प्रमुख छिद्रों की स्थिति शामिल थी। सन फेई ने सावधानीपूर्वक क्यूई को अपने क्यूई बीज से मध्याह्न रेखा में ले जाया। कोमल क्यूई की तरंगों ने शीघ्रता से मध्याह्न रेखा को पा लिया और सफलतापूर्वक प्रवेश कर गईं। सामान्यतः कहा जाए तो, किसी व्यक्ति की मध्यांतर रेखा के मार्ग का आकार और कठोरता मार्शल आर्ट में उसकी क्षमता निर्धारित करती है। डिंग हाओ का मूल्यांकन पहले द्वितीय श्रेणी के मध्याह्न रेखा के रूप में किया गया था। इस श्रेणी को औसत माना जाता था। ये चौड़ा नहीं था, और इस तरह, जब क्यूई पहली बार मध्याह्न रेखा में प्रवेश करती थी, तो सुनफी को ऐसा महसूस होता था जैसे कोई रुकावट और सूजन हो। ओह, क्या मेरी मध्याह्न रेखा इतनी छोटी हो सकती है?
डिंग हाओ ने हल्के से भौहें सिकुड़ी, थोड़ा आक्रोश महसूस किया। उसने एक क्षण विचार किया और रुका नहीं, बल्कि उसने आक्रमण की गति और शक्ति बढ़ा दी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए मध्याह्न रेखा स्वाभाविक रूप से समतल नहीं थी। विभिन्न कारणों से जीवन में बाद में कुछ रुकावटें दिखाई देंगी। वे विभिन्न परित्यक्त नदी चैनलों की तरह थे जिनमें तलछट जमा हो रही थी। नदी को सुचारू रूप से बहने के लिए सुनिश्चित करने के लिए इन तलछटों को दूर धकेलने की आवश्यकता होगी। इसलिए क्यूई का मध्याह्न रेखा में प्रवेश तलछट को साफ करने की एक प्रक्रिया थी। ची तभी सामान्य रूप से प्रवाहित हो सकती है जब मेरिडियन में रुकावटें दूर हो जाएं। फिर ची पूरे शरीर में प्रवाहित होगी और शरीर को ताकत प्रदान करेगी। क्यूई के चार्ज को गति और शक्ति दोनों में बढ़ाने के बाद डिंग हाओ को ये जानकर झटका लगा कि उसके मेरिडियन फटने से दर्द नहीं हुआ। हाथ की माइनर यिन की पहली मेरिडियन अभी भी अवरुद्ध और फूली हुई महसूस हुई। हालांकि ये कुछ हद तक थोड़ा आरामदायक महसूस हुआ। ओह, क्या हो रहा है? ड्राइंग क्यूई फॉर्मूला और ताइक्सुआन स्वॉर्ड सीकिंग स्क्रिप्चर दोनों ने गंभीरता से उल्लेख किया था कि मेरिडियन पर जबरदस्ती से हमला करने से उसमें दरार पड़ सकती है और नुकसान हो सकता है। दर्द दसियों और हजारों चींटियों द्वारा काटे जाने जैसा था और दर्द से पहले मरना बेहतर होगा। लेकिन डिंग हाओ के साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उसे अजीब सा महसूस हुआ। भले ही मैं अभी भी आंतरिक दृष्टि क्षेत्र में नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि ताइक्सुआन तलवार खोज शास्त्र सही है। एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि मेरे मेरिडियन दूसरों से अलग हैं। उनके बारे में कुछ अजीब है। यह बहुत संभावना है कि यह कचरा चट्टान की गुफा में मेरे साथ हुई अजीब मुठभेड़ में सफेद तरल से कुछ लेना देना है। दो जीवन की आत्माओं को एक साथ पाकर डिंग हाओ को शांतिपूर्वक तर्कसंगत होने का अवसर मिला। फिर उसने एक बार फिर कोशिश की। उसने अपने क्यूई के बीज से मजबूत क्यूई को बाहर निकालना जारी रखा और अपने मेरिडियन के माध्यम से अपने चार्ज की ताकत बढ़ा दी। यह प्रक्रिया थोड़ी खतरनाक थी और डिंग हाओ बहुत सावधान था। अगर वह बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करता है और अपनी मेरिडियन को नुकसान पहुंचाता है, तो वह खुद को और अपनी क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे उसे फायदा होने के बजाय ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि डिंग हाओ को इस बात से खुशी हुई कि जब उसने अपने मेरिडियन में क्यूई का चार्ज 2 गुना बढ़ाया, तब भी हाथ की माइनर यिन की पहली मेरिडियन आरामदायक महसूस हुई। दर्द का कोई संकेत नहीं था और सूजन की पिछली भावना धीरे धीरे गायब हो गई। लगभग एक क्षण के भीतर ही उसके हाथ की लघु यिन की प्रथम मध्याह्न रेखा का आकार 2 गुना हो गया। ऐसा लग रहा था कि मध्याह्न रेखा मोटी हो गई है। डिंग हाओ ने अपनी क्यूई को मेरिडियन मार्ग से बाहर निकाला। फिर अगले ही पल उसके हाथ की माइनर यिन की पहली मेरिडियन का आकार अपनी मूल स्थिति में लौट आया। वाह, हाँ, तो यही कारण है। अब मैं समझ गया। हाँ, तो मेरा मेरिडियन अविश्वसनीय रूप से लचीला है। यह एक बेहद उछालदार स्प्रिंग की तरह है। हाँ, भले ही इसका मूल आकार औसत है, लेकिन ये जितनी क्यूई को पकड़ सकता है और छोड़ सकता है वह इसके आकार से कई गुना अधिक है। डिंग हाओ खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं सका। ऐसा लचीलापन बहुत दुर्लभ था। यह आध्यात्मिक वर्ग का एक मध्याह्न था। उसने पहले सही अनुमान लगाया था। बाहरी संप्रदाय के चांदी के वस्त्र पहने बुजुर्ग ने उसकी मध्याह्न रेखाओं का परीक्षण किया था, लेकिन वह पूरी तरह से गलत साबित हुआ था। डिंग हाओ को पहले से ही पता था कि चांदी के वस्त्र पहने बुजुर्ग ने गलती क्यों की थी। परीक्षण में जब एल्डर को पता चला कि उसके मेरिडियन का मार्ग पतला था, तो उसने अपने मेरिडियन की लचीलेपन का परीक्षण करने के लिए इसे कई गुना अधिक शक्तिशाली क्यूई से चार्ज करने की हिम्मत नहीं की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले ही उसके पास आध्यात्मिक वर्ग और दुर्लभ संपत्ति प्रतिभा होने का परीक्षण किया जा चुका था। यदि एल्डर ने बहुत अधिक ताकत का उपयोग किया होता और डिंग हाओ के मेरिडियन मार्ग को नुकसान पहुंचाया होता, तो उस पर आध्यात्मिक वर्ग की उभरती हुई प्रतिभा को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता। यह ऐसी चीज थी जिसे बाहरी संप्रदाय के चांदी के वस्त्र पहने एल्डर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस प्रकार चांदी के वस्त्र पहने बुजुर्ग को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि डिंग हाओ की मेरिडियन पतली होने के बावजूद वे इतनी लचीली थी कि उन्हें आध्यात्मिक श्रेणी में माना जा सकता था। इस प्रकार वह केवल उसे द्वितीय श्रेणी की मेरिडियन मान सकता था। दरअसल डिंग हाओ का अनुमान पूरी तरह सही था।
परीक्षण के प्रभारी बाहरी संप्रदाय के चांदी के वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कई बार उसका परीक्षण किया था और इसके कारण वह घबराया हुआ लग रहा था। ये समझने के बाद डिंग हाओ को अचानक खुशी महसूस हुई। आध्यात्मिक वर्ग भौतिक संपत्ति, आध्यात्मिक वर्ग मध्याह्न। यदि यह खबर फैलती कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आध्यात्मिक वर्ग और शारीरिक दोनों में प्रतिभाशाली है, तो इससे पूरे तलवारबाजी प्रेमी संप्रदाय को झटका लगेगा। यदि ट्रैंक्विलिटी अकादमी के स्काउट को पता चल जाए कि वह दो आध्यात्मिक वर्ग की प्रतिभाओं वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से चूक गया है, तो वह शायद खुद को मार भी सकता था। ऐसी योग्यता के कारण स्नो प्रांत का कोई भी संप्रदाय उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। डिंग हाओ अपनी जगह पर बैठ गया और कुछ देर तक खुद पर हंसता रहा। काफी देर बाद वह आखिरकार अपनी उत्तेजना से शांत हुआ और फिर साधना जारी रखी। अपनी मेरिडियन की श्रेणी का पता लगाने के बाद उसे अब और सावधान रहने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय उसने उस समय अपने क्यूई के बीज में सबसे शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल किया और मार्शल आर्ट्स के पहले मेरिडियन हाथ के माइनर यिन मेरिडियन पर हमला किया। दरअसल शुरुआती सूजन के बाद क्यूई उसकी मेरिडियन के मार्ग से तेजी से बहने लगी। यह अधिक से अधिक सहजता से बहने लगी। पलक झपकते ही डिंग हाओ ने हाथ के माइनर यिन के प्रथम मध्याह्न रेखा का लगभग 10% हिस्सा खोल दिया था। इसके बाद मामले की मूल बात सामने आई। ताइक्सुआन स्वॉर्ड सीकिंग स्क्रिप्चर के अनुसार हाथ के माइनर यिन के पहले मेरिडियन के पहले 10% में एक अत्यंत महत्वपूर्ण छिद्र था। इसे मानव शरीर में 100 में से पहला छिद्र माना जाता था और इसे पवित्र झरना नाम दिया गया था। यह एक बड़े स्टील के दरवाजे की तरह था जो मेरिडियन मार्ग को अवरुद्ध करता था। मार्शल कलाकारों के लिए पवित्र झरने के द्वार को खोलने का मतलब होगा ताकत में उछाल। इसके अलावा केवल इसे खोलकर ही हाथ के लघु यिन के प्रथम मध्याह्न रेखा के अन्य मार्गों और छिद्रों को चार्ज करना जारी रखने में सक्षम हो सकेगा।